हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम एसएसटी के अंतर्गत हिस्ट्री में चैप्टर 2 पढ़ेंगे, व्यापार से साम्राज्य तक, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी चैप्टर का नाम है। अब सबसे पहले हम देखते हैं व्यापार। व्यापार क्या होता है? व्यापार बिजनेस यानी कि ट्रेड होता है, जिसमें वस्तुओं का लेन देन होता है, अर्थात विनिमय प्रक्रिया जिसमें होती है उसे व्यापार कहते हैं। कम पैसे में खरीदना, अधिक पैसे में बेचना, इसे ही व्यापार कहते हैं। दूसरी चीज आई साम्राज्य। साम्राज्य से तात्पर्य है कि किसी क्षेत्र विशेष पर किसका आधिपत्य है, वह किस के अंडर आता है और वहाँ कैसी नीतियाँ चलाई जाती हैं। तो जिस समय ये ब्रिटेन वासी भारत में आए थे, उस समय यहाँ पर मुगल शासन था और मुगलों में भी उस समय औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब एक शक्तिशाली अंतिम मुगल बादशाह था, जिसका दिल्ली से शासक दिल्ली में सेंट्रल था और अन्य राज्यों में उसका शासन फैला हुआ था। अब यहाँ जो लोग आए व्यापार में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई वो तो आई 1600 में। 1600 में उसने एलिजाबेथ से यहाँ आने की अनुमति ली थी, जिसे चार्टर कहते हैं। चार्टर होता है अनुमति पत्र। तो पूरब में जब उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास शुरू किया, तो सबसे पहले 1600 ईस्वी में उन्होंने अधिकार पत्र प्राप्त किया और भारत की तरफ अग्रसित व्यापार करने के लिए ये कंपनी आई। इसके बाद 1600 से भी पहले यहाँ पर कुछ यूरोपीय कंपनियां अपना पांव जमाया हुआ था। जैसे सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली जैसे कि आपने पहले सुना है नाम, इसमें वास्को डी गामा, वास्को डी गामा ने 1498 1498 में भारत की समुद्री मार्ग द्वारा खोज की थी और वह भारत में आया था। इसी के साथ में बहुत सारे व्यापारी लोग भी इसी मार्ग के द्वारा भारत पहुंचे। उसके बाद में डच लोग आए। ये हॉलैंड वासी थे, हॉलैंड के रहने वाले थे। ये भी यूरोपीय देश है। इसके बाद में आए फ्रांसीसी। ये भी अपना व्यापार, और उसके बाद में आई ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ब्रिटेन से व्यापारी आए। ब्रिटेन वासी भारत की तरफ आए। इन सभी व्यापारियों का भारत में कुछ जो इन्हें दिखाई दे रहा था, वो व्यापार के उद्देश्य से, जैसे भारत का बारीक सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, लौंग, इलायची, दालचीनी आदि स्पाइस, जिसे मसाले कहते हैं, इस प्रकार के ये लोग व्यापार करते थे। इस व्यापार से जब ये इतनी सारी कंपनियां हो गई, तो इनमें आपस में प्रतिस्पर्धा स्टार्ट हो गई। अब जब इतनी कंपनियां एक ही चीज की ग्राहक बनने लगी, तो भारत में भी इनकी कीमतें बढ़ने लगी।
और कीमत बढ़ने से इनका मुनाफा घटना प्रारंभ हो गया। जब तो इस प्रकार इन लोगों में आपस में ही प्रतिस्पर्धा के कारण द्वंद्व पैदा हो गया। द्वंद्व कहते हैं कि एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे ये लोग। और जब भी एक दूसरे, क्योंकि मार्ग कैसा था, समुद्री मार्ग से ये आए थे और समुद्री मार्ग से ही व्यापार करते थे, तो ये एक दूसरे का हथियारों के बल से जहाज को और लोगों को डुबो देते थे, जिससे उनका नुकसान होता था। क्योंकि कोई भी व्यापारी है वो अपने को ऊपर करने के लिए दूसरे को नुकसान देने की प्रक्रिया या ईर्ष्या ही इसको कहते हैं, जब दूसरे को नुकसान दिया जाता है। अब ये सारी चीज धीरे धीरे क्या हुई कि औरंगजेब से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी थोड़ी पैठ बनाई और ये बंगाल में आ जाते हैं। इन्हें लगा कि भी हमें अपना जो एक फैक्ट्री बनानी चाहिए। तो ये 1651 में बंगाल में आते हैं, जहां पर ये बंगाल में हुगली नदी के किनारे जो कोलकाता स्थान था, एक गांव था, उसमें आके इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री का निर्माण किया। फैक्ट्री से मतलब था कि फैक्ट्री ऐसे नहीं जो आज विनिर्माण करती है, कोई चीज का निर्माण करती है, बल्कि इन्होंने वहां पर इंडिया से जो इन्होंने सामान खरीदते थे उसको इकट्ठा करते थे और इकट्ठा करने के बाद में फिर निर्यात करते थे। तो इसे वेयर हाउस का नाम दिया गया। जब इस प्रकार की इन्होंने गतिविधि अपनी प्रारंभ कर दी तो कुछ मुगल शासकों को या वहां के नवाबों को पैसा देकर इन्होंने 3 गांव में कार्य करने की अनुमति ले ली। अनुमति लेने के बाद में इन्होंने वहां पर किले बनाने प्रारंभ कर दिए, जिनकी अनुमति नहीं थी। अब जब इन्होंने 3 गांव ले लिए और मुक्त व्यापार की भी औरंगजेब से परमिशन ले ली, तो उस मुक्त व्यापार के आड़ में केवल कंपनी को वो मुक्त व्यापार था, ना कि उसके ऑफिसर्स को। तो ऑफिसर्स भी उसमें जो फैक्टर्स थे, फैक्टर्स कहते हैं जो फैक्ट्री में काम करते थे, वे लोग भी उस चीज का फायदा उठाने लगे और उन्होंने भी टैक्स भरने से इनकार कर दिया। तो जो वहां के नवाब थे उनका टैक्स काफी कम हो गया। जब टैक्स जो राजस्व वहां इकट्ठा होता था, जिससे काम वो विकसित करते थे, कार्य विकसित अपने क्षेत्र को विकसित करने का प्रयास करते थे, तो वहां भी अब उसमें मुगलों नवाबों में और ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों में आपस में झड़पें होने लगी और एक दूसरे पर प्रतिशोध करने लगे, लड़ाइयां बढ़ने लगी, जिसके कारण फिर वहां पर जो नवाब था मुर्शीद कुली खां, उसके बीच लड़ाई हुई। प्लासी का युद्ध से स्टार्ट होता है। फिर प्लासी के युद्ध में जब मुर्शीद कुली खां मारे जाते हैं तो फिर बंगाल का नवाब जो बनता है वह सिराजुद्दौला बनता है। फिर सिराजुद्दौला ने इनके साथ में अपनी शक्ति का इजहार किया और आपस में लड़ाई भी हुई। अंग्रेजों को इन्होंने काफी नियंत्रित किया। प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। अब इसके क्या कारण थे, कैसे ये हुआ, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। 1756 में अलीवर्दी जो कि बंगाल का नवाब था, उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद में वहां का नवाब सिराजुद्दौला बनता है। अब सिराजुद्दौला नहीं चाहता था कि जो रियायतें हमने ब्रिटिश कंपनी को यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दी हुई हैं वो एज इट इज रहें। इसका भी वो लाभ उठा रहे थे, क्योंकि जो कंपनी के अफसर थे वो उनके राजनीतिक क्षेत्र में अपना अड़ंगा लगा रहे थे, उनको पूरा टैक्स नहीं दे रहे थे। और जो टैक्स के साथ साथ थे, जो वहां किलेबंदी बिना परमिशन के बना रहे थे, उस पे भी
सिराजुद्दौला का थोड़ा ऐतराज था। उसने एक बार समझाया भी कंपनी को कि भाई आप हमारे आंतरिक मामले में दखलंदाजी ना करें, लेकिन वो नहीं माने। ईस्ट इंडिया कंपनी पे आखिरकार सिराजुद्दौला भड़क गए और वो 30,000 अपने सैनिक लेकर एक इंग्लिश फैक्ट्री जो कासिम बाजार में थी उस पर सिराजुद्दौला ने हमला बोल दिया। हमला बोलने में जो वहां के ऑफिसर थे वे सब बंदी बना लिए और जो उनके गोदाम थे, किले थे, उन पे सब पे कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद में अब इसी बीच जब इतना कार्य हो चुका तो रॉबर्ट क्लाइव जो मद्रास में एक ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर था, उसे पता लगा, वो वहां से अपनी सेना लेकर बंगाल के लिए रवाना हुआ और सिराजुद्दौला से युद्ध, जो कि एक मद्रास में कंपनी का ऑफिसर था, जब उसको ये पता लगा कि बंगाल हमारे हाथों से निकल जाएगा तो वह अपने सैनिकों को लेकर बंगाल की तरफ रवाना हुआ और 1757 में सिराजुद्दौला के साथ में उन्होंने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया, जिसमें सिराजुद्दौला मारा गया। अब उसके हार का कारण उसी का एक सेनापति था मीर जाफर, जिसने उसको धोखा दिया और सिराजुद्दौला के साथ में लड़ाई नहीं लड़ा। तो इसी चीज का फायदा उठाकर मीर जाफर को फिर बंगाल का नवाब रॉबर्ट क्लाइव ने बना दिया, क्योंकि अभी कंपनी वहां का नवाब नहीं बनना चाहती थी। वो तो क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी जहां से राजस्व उसे प्राप्त हो सके। हम इसी युद्ध को बैटल ऑफ प्लासी बोलते हैं। जब अंग्रेजों ने बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को हरा दिया, हराने के बाद में उसे मार दिया गया, तो वहां का जो उसका सेनापति था मीर जाफर, उसी को वहां का बंगाल का नवाब बना दिया गया। बंगाल का नवाब बनने के बाद में कुछ समय बाद परिवर्तन हुआ और मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों की बात मानने से इनकार कर दिया, यानी कि वो एक ऐसा नवाब चाहते थे जो उनके इशारों पर चले, अर्थात कठपुतली नवाब की उन्होंने संज्ञा दी, उसको वो चाहते थे। जब मीर जाफर आनाकानी करने लगा तो उन्होंने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को उसके स्थान पर नवाब बनाया। कुछ समय बाद मीर कासिम ने भी ऐसा ही कार्य प्रारंभ कर दिया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बातों को अनसुनी करने लगा। इसके बाद 1764 में यानी कि 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई। बक्सर की लड़ाई में फिर दोबारा मीर जाफर को ही वहां का नवाब बना दिया गया, बंगाल का नवाब बना दिया गया। कुछ समय बाद 1765 में अगले ही वर्ष मीर जाफर की मृत्यु हो गई। फिर कंपनी ने सोचा कि अब हम नवाब नहीं बनाएंगे, हम खुद नवाब बनेंगे और यहां का सारा कार्य स्वयं ही देखेंगे। इसी कारण फिर कुछ नवाबों ने उन्हें वहां की दीवानी भी दे दी। अब दीवानी क्या होती है? दीवानी से तात्पर्य है कि वहां के राजस्व का अधिकार उन्हें प्राप्त हो गया। जो उन गांवों में किसानों से अथवा अन्य कार्यों से जो राजस्व आता था वह कंपनी उसके सीधे खाते में अपने में लेने लगी। तो अब दीवानी मिलने से अंग्रेजों को क्या लाभ हुए, क्या प्रॉफिट हुए, उसे मैं बता रहा हूं। प्रॉफिट ऑफ दीवानी, यानी कि इसे मैं पहले बता चुका। दीवानी मिलने के बाद में अंग्रेजों को बहुत सारा राजस्व इकट्ठा होने लगा। अब वो जो ब्रिटेन से सोना चांदी मंगाते थे उसकी आवश्यकता नहीं रही और यहीं से अपने व्यापार को चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में उन्हें पैसा मिलने लगा, आमदनी होने लगी।
कपड़े खरीदने लगे उसी पैसे से, और अपना व्यापार एवं महल और सैनिकों के सबके वेतन भारतीय लोगों के टैक्स के द्वारा ही पूरा करने लगे। अब एक दीवानी के बाद में, जब ये प्लासी के युद्ध के बाद में इनमें आत्मसम्मान या आत्मबल बढ़ गया, तो ये भी अपना नवाबों की तरह जीवन जीना प्रारंभ इन लोगों ने कर दिया, क्योंकि अब तो दीवानी भी मिल गई इनको। तो उसमें एक रॉबर्ट क्लाइव, जो 2 बार मद्रास में पहले और फिर उसके बाद में दोबारा गवर्नर बना, इसने बहुत सारी संपत्ति अपने पास इकट्ठी कर ली थी। संपत्ति को देखकर इंग्लैंड में रॉबर्ट क्लाइव पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन मुकदमे में ये बरी हो गए। ये भारत में 1743 में आए और 1774 में इन्होंने आत्महत्या कर ली। कंपनी का फैलता शासन। अब जब 1757 से 1857 के बीच बहुत सारी प्रक्रियाएं चली, तो उन प्रक्रियाओं में इन्होंने अपनी बहुत सारे क्षेत्रों को अपने कब्जे में करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। अंततः बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में अपना रेजिडेंट छोड़ दिया। रेजिडेंट क्या होता है? रेजिडेंट वहां के राजा पर एक प्रतिबंधित व्यक्ति होता था, जो कंपनी का ही ऑफिसर होता था। वह वहां के जो नवाब या वहां के रियासती मालिक होते थे, उनको दिशा निर्देश करता था। उन्हीं की इच्छा से वो सैनिक रख सकते थे और उन्हीं की इच्छा से कहीं आने जाने की व्यवस्था कर सकते थे। इस प्रकार का एक रेजिडेंट कंपनी का एक विश्वसनीय पात्र होता था, और वह जो निर्देश जहां रहता था, जिस राज्य में भी रहता था, देता था, वहां के रियासती लोगों को मानना पड़ता था। अब इसी दौरान उन्होंने एक सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस सौंप दी। इसका मतलब क्या होता है कि जो राजा वहां के सैनिक रखेगा वो अपनी मर्जी से नहीं रख सकता, कंपनी उनको सैनिक देगी। कंपनी जितने भी सैनिक देगी, जो भी उसके पास सैनिक होंगे, उनका सबका खर्चा वहां का राजा उठाएगा। यदि वह खर्चा उठाने की स्थिति में नहीं है और तो उसको अपने राज्य से हाथ धोना पड़ता था, यानी कि राजा उनको कंपनी को ही अपना राज्य सौंपना पड़ता था। यह एक इस प्रकार की संधि की स्थापना जब 1764 के बाद में स्थापित की गई। इसमें जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल था, उस समय अवध के नवाब को 1801 सदी में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए और अन्य कई इलाके भी अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिए थे।